नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम आमिर है और YouTube चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, विटामिन्स के बारे में बात करने वाले थे, तो दोस्तों बिल्कुल आज विटामिन को लेकर बात करेंगे हम लोग। विटामिन एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है अपने लिए और बहुत सारे प्रश्न यहाँ विटामिन से पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या होते हैं और क्या क्या प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। विटामिन, ठीक है। देखिए, विटामिन के बारे में अगर हम बात करें तो विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है जिसे हम वाइटल एमीन्स के नाम से जानते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वाइटल एमीन्स के नाम से जानते हैं। वाइटल का मतलब यहां पर एक जैविक पदार्थ है और एमीन्स का मतलब होता है यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जो मनुष्य को जैविक पदार्थ पदार्थ जो है वो प्रदान करते हैं, उन्हें विटामिन कहा जाता है। ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं विटामिन के बारे में और अच्छे तरीके से, तो मैं ये कहूंगा कि विटामिन या विटामिन ऐसे पोषक तत्व हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती है, ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती है, परंतु शरीर की वृद्धि, विकास, वह संतुलन बनाए रखने में रखने में सहायता करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इन विटामिन के बारे में और बात करूं दोस्तों, तो मैं यहां कह सकता हूं कि विटामिन की जो खोज करता है उनका नाम कश्मीर फंक है। और दोस्तों ये वही कश्मीर फंक है जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में सी फंक के नाम से जानते हैं। ठीक है। आप कहीं पर भी पढ़ते हैं कि विटामिन का जन्मदाता कौन है और नाम आता है सी फंक का, है ना। तो सी फंक, एक्चुअल में जो सी फंक है उनका नाम क्या है? कश्मीर फंक उनका नाम है। ठीक है। तो कश्मीर फंक जो है वो इनके बिल्कुल जन्मदाता है। अब कुछ किताबें ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि कश्मीर फंक खोज करता नहीं लेकिन नामकरण इन्होंने दिया था। और मुख्य रूप से जो विटामिन खोजा था खोज वो लुनिन द्वारा। तो देखिए, यहां से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर, कि अगर आपके ऑप्शन में विटामिन के खोजकर्ता आता है और उस खोजकर्ता में अगर फंक का नाम आता है, कश्मीर फंक का नाम आता है और लुनिन का नाम नहीं आता, तो इसका मतलब एग्जामिनर आपसे फंक के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है। इन्होंने 1911-12 में विटामिन की खोज की थी। और अगर आपके ऑप्शन में सी फंक का नाम नहीं है और लुनिन का नाम दे रखा है, तो इसका मतलब एग्जामिनर लुनिन के बारे में जानता है और वो लुनिन के बारे में ही पूछना चाह रहा है। ठीक है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस के ऊपर कि क्या ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर ऑप्शन में सी फंक दे रखा है, 1911-1912 के बीच में इन्होंने खोज की थी, और अगर 1881 में अगर लुनिन दे रखा है, तो वो सही उत्तर होगा। ठीक है। दोनों आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में मिलेगा।
हालांकि रेनिन के बारे में क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है और सी फंक का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद में अगर प्रश्न आता है तो आता है विटामिन के सिद्धांत के बारे में। तो हो सकता है कि आपसे यह पूछा जाए कि विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था। तो विटामिन का सिद्धांत हॉफकिंस द्वारा दिया गया था। ठीक है, कहीं पर हॉफकिंस लिखा हुआ है, कहीं पर हॉपकिंस लिखा हुआ है, बहरहाल दोनों ही ठीक है। ठीक है, जो सही उच्चारण है वो हॉपकिंस है। ठीक है, कुछ किताबों में मैंने हॉफकिंस भी देखा था, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कई बार किताबों में कुछ मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अगर आएगा ऑप्शन में तो हॉपकिंस इज अ राइट आंसर। ठीक है, हॉपकिंस ही इसमें सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। चलिए साहब, आगे बात करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न जो आता है, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ के बारे में अगर बात हो रही है तो ह्यूमन हेल्थ के बारे में हम ये चीज कहेंगे कि विटामिन से जो होने वाले रोग हैं या उनकी कमी से जो होने वाले रोग हैं वो किस प्रकार के रोग होंगे, हमेशा असंक्रामक रोग होंगे। तो यहां पर विटामिन की कमी से सदैव असंक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, तो असंक्रामक रोग के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि असंक्रामक रोग और संक्रामक रोग यानी ट्रांसमिटेड और नॉन ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर, जितने भी ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर होते हैं या डिजीज होती हैं जिन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है, ये किसी ना किसी कारण एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब वो ट्रांसमिट बाई कांटेक्ट हो सकता है, वो बाई स्किन हो सकता है, त्वचा के माध्यम से, बाई सॉइल मिट्टी के माध्यम से, बाई वाटर पानी के माध्यम से, बाई सेक्सुअल कांटेक्ट यौन संपर्क से, बाई रेस्पिरेशन और एयर श्वसन क्रिया से या वायु के द्वारा, बाई सलाइवा लार के द्वारा, बाई ब्लड रक्त के द्वारा। तो इनमें से किसी भी माध्यम से अगर कोई डिजीज कोई रोग फैलता है तो ऐसे रोगों को ट्रांसमिटेड डिजीज यानी संक्रामक रोग कहते हैं। और ऐसे रोग जो किसी भी कांटेक्ट की वजह से स्प्रेड नहीं होते, फैलते नहीं हैं, ऐसे रोगों को नॉन ट्रांसमिटेड डिजीज या असंक्रामक रोग कहा जाता है। तो जितने भी विटामिन संबंधी बीमारियां हम पढ़ते हैं, ये सारी की सारी बीमारियां किस प्रकार की होती हैं, असंक्रामक रोग होते हैं ये। ठीक है, इनको पूर्णतया से ऐसी बीमारियां कहा जाता है जो किसी दूसरे में नहीं फैलती है। उदाहरण के तौर पे अगर मुझ में विटामिन ए की कमी है तो विटामिन ए की कमी होने की वजह से मुझे रतौंधी होगा, मेरे पड़ोस में बैठने वाले व्यक्ति को मुझसे रतौंधी नहीं हो सकता, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। अगर वो मेरे साथ खाना खाएगा तो भी उसको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो सकती। अगर वो मेरा ब्लड चढ़ा लेगा तो भी उसको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो सकती। और अगर वो मेरे स्किन से भी टच होगा या मेरा झूठा भी खा लेगा या कोई भी किसी भी तरह से अगर वो मेरे साथ संपर्क में आएगा तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये विटामिन से संबंधित रोग है। नाइट ब्लाइंडनेस ठीक हो जाएगा तो वापस से चीजें विटामिन की पूर्ति हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली ये सब कमी और पूर्ति वाले रोग यहां पर देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम यहां बात करें तो विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ विटामिन। नंबर वन, फैट सॉल्युबल, जिन्हें वसा में घुलनशील कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड जो विटामिन है उसे वाटर सॉल्युबल कहते हैं, यानी ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। दोनों विटामिन की प्रॉपर्टीज को देखें तो अगर फैट सॉल्युबल विटामिन है
तो ये शरीर में लंबे समय तक लॉन्ग टाइम संचित रहते हैं। ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में अगर बात की जाए तो ये शरीर में मूत्र द्वारा उत्सर्जित यानी एक्सक्रीट बाय यूरिन, या आप ये कह सकते हैं एक्सक्रीट बाय यूरिन ही लिख दीजिए, हो जाते हैं। तो लंबे समय तक ये स्टोर नहीं रह सकते। इनकी कमी शरीर में कम पाई जाती है। ठीक है। जबकि इनकी कमी अधिकतम मैक्सिमम होती है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो देखिए यहां पर तो एक ट्रिक काम में आ जाएगी, और ट्रिक है कीड़ा। अगर कीड़ा को डिकोड करें विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है। तो ये कीड़ा से संबंध रखता है। वहीं अगर यहां मैं बात करूं एग्जाम्पल के बारे में, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में आप सभी बहुत भली भांति जानते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर कहा जाए तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर कहा जाए तो यहां पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बीकासोल जो है वो आते हैं, सारे बीकासोल की कैप्सूल्स वगैरह में आपने देखा होगा सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, बी 7, बी 9 और बी 12। ठीक है। इन सभी विटामिन को हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी बीकासुल का कैप्सूल जो आता है उसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके यहां पर विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। चलिए, सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। वसा में घुलनशील। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पर वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में, तो सबसे पहला विटामिन जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विटामिन ए। देखिए अगर हम बात करें विटामिन ए के बारे में
इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल है। अगर हम बात करें इसके सबसे अच्छे स्रोत के बारे में, तो इसका सबसे अच्छा स्रोत जो हमें देखने को मिलता है वो गाजर है, और दूसरा स्रोत जो आज के वक्त में है उसका नाम जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जीएमओ इसीलिए क्योंकि यहां पर इसके जीन में, सॉरी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यहां पर गोल्डन राइस है। तो सेकंड है आपका गोल्डन राइस, जिसको जीएमओ कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है बेसिकली, अगर बात की जाए तो इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है या संश्लेषित हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए में सिंथेसाइज हो जाएगा, संश्लेषित हो जाएगा ये। ठीक है साहब, इसके अलावा अगर मैं और सोर्सेस के बारे में बात करूं, अच्छा खोजकर्ता भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं विटामिन ए के खोजकर्ता के बारे में, तो विटामिन ए के जो खोजकर्ता है उनका नाम मैकुलन है। खोजकर्ता मैकुलन। अगर हम बात करें यहां पे अन्य स्रोतों के बारे में, अन्य स्रोत में सभी लाल पीले फल और मछली यकृत तेल, कोड लीवर ऑयल। ठीक है, ये अन्य स्रोतों में आता है, इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें यहां पर पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये एक ऐसा विटामिन है जो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ये आपकी बॉडी की ग्रोथ भी तय करता है, तो बॉडी की ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल है, बॉडी ग्रोथ भी लेकर आता है, आपकी स्किन को भी मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल विटामिन है एक तरीके से देखा जाए तो। अब इससे रिलेटेड अगर डिजीज के बारे में बात की जाए, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, जिसमें रात्रि में स्पष्ट नहीं दिखता, रात्रि में स्पष्ट ना दिखना। इसके अलावा एक और डिजीज है जिसको जीरोफ्थेलेमिया कहते हैं। जीरोफ्थेलेमिया कहा जाता है। ये जीरोफ्थेलेमिया में अगर हम बात करें तो बहुत नॉर्मल सी एक चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं कि जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो हमारा नॉर्मल विजन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये कॉर्निया होता है, ये
रेटिना होता है और ये आपका लेंस होते हैं। ठीक है, तो कॉमन अगर बात की जाए तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं, हम देखेंगे लाइट रेज अंदर जाएंगी, टकराएंगी और रेटिना पर केंद्रित हो जाएंगी। यहां पर एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, इमेज बन जाएगी। यहां पर जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, हमारा ब्रेन इस प्रतिबिंब को सीधा कर कर दिखा देता है। अब ये तो बात होगी नॉर्मल विजन के बारे में। नॉर्मल विजन है। अब अगर किसी को जीरोफ्थैलेमिया है तो उसकी बॉडी में उसको क्या इंपैक्ट होगा? तो देखिए यहां पे, अगर किसी को जीरोफ्थैलेमिया है तो उसकी कॉर्निया यहां पर सूख जाएगी, कॉर्निया में ड्राइनेस आ जाएगी और ये ड्राइनेस कॉर्निया को सॉलिड कर देगी, कॉर्निया को बहुत ज्यादा कठोर बना देगी। इसी वजह से कोई भी लाइट रे लेंस तक नहीं पहुंच पाएगा और इस स्थिति में आंखें बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी जैसे पत्थर की आंखें होती। ठीक है, ये जीरोफ्थैलेमिया। ठीक है साहब, इस डिजीज को भी याद रखिएगा, एग्जाम में काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल है ये। कैल्सीफेरॉल का मतलब होता है कैल्शियम को अवशोषित करने वाला। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने वाला। ठीक है, ये सनलाइट में स्किन द्वारा संश्लेषित होता है, इसलिए इसे हार्मोन भी कहते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा वो विटामिन है जिसे हार्मोन कहा जाता है। तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन डी को क्या कहते हैं? इसे हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब एग्जाम में अगर आ जाए तो इसकी खोजकर्ता कौन है? तो हॉपकिंस ने खोजा था इसको। हॉपकिंस द्वारा इनकी खोज की गई थी। ठीक है, विटामिन डी के बारे में अगर हम बात करें तो बिल्कुल इसे सनलाइट विटामिन भी कहते हैं। या धूप का विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसके अलावा और अच्छा स्रोत तो सर्वाधिक सनलाइट के अलावा कोड लीवर ऑयल। ठीक है, तो कोड लीवर ऑयल जो है वो सनलाइट के अतिरिक्त, ठीक है, सनलाइट के अलावा अगर कोई ज्यादा अगर जिसमें पाया जाता है तो वो कौन सा है साहब? आपका
कोड लीवर ऑयल है। ठीक है, डिजीज के बारे में अगर हम बात करें यहां पे, डिजीज बच्चों में रिकेट्स, अस्थियों का मुड़ना। ठीक है, आपको मैं फोटो से समझाता हूं यहां पे और अच्छे से आपको यहां पर दिखाई देगा। ये थोड़ा सा मेरे लिए अलग है। यहां पर मैं गूगल ओपन करता हूं, गूगल सर्च और रिकेट्स रिकेट्स सर्च करते हैं। देखिए ये रिकेट्स, ये आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, रिकेट्स। इसको हम अपने जो है पीडीएफ में ऐड कर लेते हैं। इन चीजों से थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आता है। देखिए सही बात तो ये है, लीजिए ये आपका रिकेट्स आ गया। ठीक है, रिकेट्स। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि रिकेट्स में अस्थियां मुड़ जाती हैं, बच्चों में अस्थियां मुड़ जाती हैं। खासकर अगर आप देखें इस चीज को, तो जितने भी आप फॉरेन में देखते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, धूप इतनी अच्छे से आती नहीं है, तो वहां के बच्चों में रिकेट संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें इन एडल्ट, वयस्कों के अंदर, वयस्कों में तो वयस्कों में है ऑस्टियोमेलेशिया। और ऑस्टियोमेलेशिया मतलब होता है हड्डियों का नरम हो जाना, नरम, मृदु या सॉफ्ट होना। ठीक है दोस्तों, तो हड्डियों का सॉफ्ट हो जाना ऑस्टियोमेलेशिया होता है। ऑस्टियोपोरोसिस अलग चीज है, ऑस्टियोमेलेशिया अलग चीज है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों में छेद होते हैं और ऑस्टियोमेलेशिया में हड्डियां विकृत होने लग जाती हैं, जो है वो थोड़ी सी मृदु हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में कल मिलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।